मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग डे 7 पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग 7वां मैराथन कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी, जिसमें आज आपका जो मेन चैप्टर होगा इंडियन ज्योग्राफी में आपका एग्रीकल्चर। आपने थंबनेल भी देख रखा है। यहाँ से डेफिनेटली आपके 2 से 3 सवाल, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट डाटा है वो सारे लेटेस्ट डाटा के साथ इस कंटेंट में आपको अपडेट कर दिया गया। तो अंतिम तक वीडियो को देखना है। आपको यहाँ से सवाल जेपीएससी में 2 से 3 सवाल देखने को मिले थे 11वीं जेपीएससी के प्री के पेपर में, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी जेपीएससी सीडीपीओ में भी आपका जैसे मेंशन किया गया है इंडियन ज्योग्राफी, देख सकते हैं आप, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ से भी आपको एग्रीकल्चर पार्ट कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले फिर से आपको ये माइंड में बैठा के चलना है कि पेपर 2 आपका कंप्लीट होने के कगार में अब पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमने जनरल साइंस और रीजनिंग की जो बैच आपको मैंने दी है 399 में, इसके अलावा एक सिंगल लाइन भी, देखिए मैं आपको कह दे रहा हूं कि एक सिंगल लाइन आपको नहीं पढ़ना है मेरे भाई। बायोलॉजी की जो वीडियो एप्लीकेशन में 3 टॉपिक है, एक आपका रिप्रोडक्शन है, एक न्यूट्रिएंट्स है, एक आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एक आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, एक आपका रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा रेस्ट बायोलॉजी का जो जो टॉपिक है, जैसे कि आपका सेल हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पढ़ना होता है, ब्लड पढ़ना होता है, आपका नर्वस सिस्टम, मतलब सब चीज़ आपको हमने करवा दिया है। जब आप बैच को परचेस करते हैं तो मैंने आपको कहा भी है हमेशा कि इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, या आपको एप्लीकेशन में बाई करने के बाद, परचेस करने के बाद मैसेज जाता है कि आप हमें इस मैसेज करें। इसमें आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है, जहां बायोलॉजी की कंप्लीट जो बची हुई टॉपिक है वो सब कुछ, और विथ नोट्स, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा एप्लीकेशन में आपको दिख ही रहा है विथ पीडीएफ, और एनसीईआरटी का पूरा वो निचोर चैप्टर ही है 9th और 10th की। और मैंने आपको कहा है कि रीजनिंग में 10 टॉपिक केवल पढ़ना है, वो भी आपको अवेलेबल है। तो जो अभी तक नहीं किए हैं, जो आपको करना भी चाहिए, तो मिनिमम फी मैंने कहा 399। भाई आप स्वतंत्र हैं, करना चाहें तो कीजिए, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई तोप चीज़ मैंने नहीं कराया, लेकिन हाँ वो चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, नो डाउट। आप एक बार जब कर रहे होंगे या आप मैराथन कंप्लीट कर रहे होंगे, टू दी पॉइंट। लेकिन हाँ, इसमें वीडियो कोर्स में मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाया। इसके अलावे पेपर 1 में जैसा आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और झारखंड हिस्ट्री, अगर आपको कंप्लीट कंटेंट लेना है तो 499 आप पे किए हैं, बहुत स्टूडेंट्स ने परचेज भी किया है। और इसके साथ साथ केवल आपको झारखंड का जो हिस्ट्री बच रहा है और झारखंड का इकोनॉमिक्स आपको खुद से करना है। इसका कंटेंट मैं अभी रेडी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए नहीं दिया हूँ। और दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि मुझे केवल साइंस का ही कंटेंट मिल जाए, वीडियो नहीं चाहिए एप्लीकेशन में, तो इसके साथ आपको 599 पे करना पड़ता है। और इसके साथ आपको पूरा पेपर 1 का ये कंटेंट, और साथ के साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा कंटेंट मिल जा रहा है 599 में। तो जो इच्छुक है आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर साइंस की और रीजनिंग की कंप्लीट बैच को आप इनरोल कर सकते हैं। 399 फी है ओनली। तो भाई चलिए आज की क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से ये जो आप सिलेबस दिख रहा है आपको, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पेड। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय इतिहास में आपका एंशिएंट पूरा मैंने फ्री पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे 8 घंटे का लेक्चर है। विश्व भूगोल पूरा पढ़ा रखा है, 4.5 घंटे का लेक्चर है। झारखंड की कला एवं संस्कृति 3.5 घंटे में खत्म इन द सेंस कि आपका सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। झारखंड का इतिहास पूरा 8 घंटे में खत्म है। इसमें केवल झारखंड का रिवोल्ट मैंने नहीं करवाया, वो आपको करना है। भूगोल और आर्ट एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था आपको करनी है। तो बहुत कुछ मैंने करवा रखा है। बाकी आप में से बहुत स्टूडेंट कैप्सूल सीरीज को भी परचेस किए हुए हैं, कैप्सूल 2.0 को। जो जेपीएससी सीडीपीओ के स्टूडेंट है, जिनको आगे जेपीएससी 14 का देना है, बीपीएससी 17वीं जिन देना है, या जेएसएससी सीजीएल का देना, वो लोग इनरोल किए हुए हैं। तो यहाँ से भी आपका जो पार्ट बहुत कुछ मैक्सिमम, इसलिए वहाँ जो करवा रहे हैं वह मैं मैराथन में नहीं करा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों काम होते चले साथ के साथ। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम लोग 7वें मैराथन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का, जिसमें डेफिनेटली आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा ही कृषि चैप्टर से। एकदम लेटेस्ट डाटा है। यहाँ पे आंख बंद करके चीज़ों को समझते चलिएगा, और कान खोल करके बस आंख बंद ना ही करना है भैया, मतलब कहने की बातें हैं। और आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिनको कंटेंट चाहिए होगा इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक अपडेट वीडियो के लिंक जो मैंने कहा है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में शेयर करता हूँ।
एग्रीकल्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में भी। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, कहने का बस इतना सा तात्पर्य समझिए, जो भारत है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत की जो जनसंख्या है अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स कहने की बात है 55%, यानी 55% जो हमारी जनसंख्या है वो किस में इन्वॉल्व है, तो कृषि सेक्टर में इन्वॉल्व है। आपकी ध्यान से समझना, मैंने ये कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी 55% जनता किस में इन्वॉल्व है, तो कृषि में इन्वॉल्व है। इसीलिए ये पार्ट और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी वगैरह आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए अगर नहीं आ रहा ना तो मैं फिर से कर रहा हूं कि आपको वीडियो की लिंक दी गई है, कुछ कैप्सूल सीरीज मैंने फ्री करवाए थे यूट्यूब पे जैसे सीजीएल के टाइम पे, उसमें मैंने ये पार्ट करवाया जीडीपी वगैरह बहुत ही अच्छे से, जीएनपी वगैरह बहुत अच्छे से भाई, तो उसको देख लीजिए। आपके पास समय नहीं, अगर नोट्स परचेस नहीं कर सकते, नोट्स भी जो परचेस किए तो भाई उसमें तो इतना अच्छे से मैंने लिख रखा है, और ये देखिए कंटेंट ही आपके सामने है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कि जो भारत में जब हम कृषि की बात करते हैं तो जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका, जो जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, जीडीपी में जो योगदान है 13 से 17%, ये वैरी करता है ईयर टू ईयर, यानी कि 13 से 17% का जो योगदान है आपका कृषि सेक्टर का, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जनसंख्या का 55% आबादी वो किस सेक्टर में डिपेंडेंट है, कृषि सेक्टर में डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली बात किया जाए चाहे इनडायरेक्टली बात की जाए। भारत में अगर बात की जाते हैं जब हम जीडीपी में, तो जिसमें कृषि सेक्टर का योगदान या कहा जाए तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 13 to 17%, ये वैरी करती है ईयर टू ईयर, मैंने एवरेज ले रखा है 13 to 70%। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आप जब मेंस लिखेंगे तो आपको यहाँ से सवाल बनेगा साहब कि एग्रीकल्चर में, कृषि में आने वाली समस्याओं को आप एक्सप्लेन करें। तो पहले तो आपको ये डाटा बतलाना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जब आबादी की 55% जनसंख्या की आबादी 55% जनसंख्या जो है कृषि सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, और ये हमारे जीडीपी का 13 से 17% में योगदान में शामिल है आपका कृषि सेक्टर। लेकिन कृषि क्षेत्र में जो आने वाली समस्याएं हैं या जो कृषि में से जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ करने का मतलब जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जिस प्रकार से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि जो मृदा प्रदूषण है आप, यानी कि मृदा बहुत तरह से प्रदूषित हो रही है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए इसको आपको एक्सप्लेन करना है, जनसंख्या को, सॉइल पॉपुलेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि आप जब ये पूछा गया सवाल है भाई, कृषि से समस्या है, आप खोलिए किसी भी स्टेट का, यूपी पीसीएस का खोल लीजिए, यूपीएससी का प्रीवियस बहुत पहले का पेपर देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर देखिए, बीपीएससी का पेपर देखिए, जेपीएससी का पेपर देखिए, ये पूछा गया है कि नहीं। तो कृषि की क्या क्या समस्याएं आपको एक्सप्लेन करने पूछती है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तीसरी समस्या क्या है, मानसून की डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो मानसून अनियमितता, आप देख रहे हैं कि बारिश जब चाहिए किसान को उस समय बारिश होती नहीं है, जब नहीं चाहिए होती तो बारिश आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक आपको कृषि सेक्टर में क्या पड़ रहा है, एक प्रॉब्लम बनाए हुए ही आपका। 3 समस्याएं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा एक और भी समस्या आप ले सकते हैं, जो डिपेंडेंसी, जो हम लोग मानसून पे काफ़ी ज़्यादा निर्भरता अब डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि आप जो इस प्रकार से देख रहे हैं पानी की उपलब्धता या फिर तालाबों को जिस प्रकार से सुखाया जा रहा है, ये 4 जो प्रॉब्लम है कृषि जगत में, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आप पहला लिखेंगे, एक तो जनसंख्या में जिस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन में वृद्धि जो हो रही है, सेकेंड सॉइल पॉल्यूशन, थर्ड आपकी जो मानसून में अनियमितता आपको देखने को मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी इन मानसून, और डिपेंडेंसी जो हमारी मानसून के ऊपर निर्भरता, जो हम लोग मानसून पे ज़्यादा अब डिपेंड करते जा रहे हैं। तो ये 4-5 जो प्रॉब्लम आप कृषि को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है भाई। अब एक और डाटा आपको यहाँ से देखिए, ये सब डाटा के खेल है, आप डाटा को बना करके भी लिख सकते हैं। 56% जो कृषि है, ठीक है ना, वो मानसून पर ही डिपेंडेंट है आपका। 56% कृषि मानसून पर ही डिपेंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हम लोग किस पे करते हैं, जो कृषि कर रहे हैं वो मानसून पर ही निर्भर है। तो अगर मानसून में डिसकंटिन्यूटी आती है तो सिंपल सी बात है कि कौन इफेक्ट होगा, कृषि जगत इफेक्ट होगा। और मात्र हम लोग 44% ही सिंचाई से हम लोग कृषि करते हैं। अब 44% में भी देखिए 57% हम लोग कैसे कर रहे हैं, नलकूप से सिंचाई कर रहे हैं, और रेस्ट 33%
33% हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो नहरों से सिंचाई कर रहे हैं। यानी 44 का 57%, मैथ समझ में आ रहा होगा, इसको आप 100% बना लेंगे। इसका 57% हम लोग कैसे कर रहे हैं, नलकूपों से कर रहे हैं, और 33 to 32% हम लोग नहरों से सिंचाई कर रहे हैं। ये सब आप डाटा याद रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं कृषि जगत में। आप देख रहे होते हैं अभी कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो आप सुन भी रहे होंगे एमएसपी के बारे में, लो प्राइस, यानी कि जो एमएसपी का जो मूल्य है, दाम होना चाहिए, वो कृषि को या किसान को कहा जाए कि जिस भी फसल का एक एमएसपी फिक्स किया गया, प्राइस फिक्स किया गया, तो वो मूल्य मिलना चाहिए। ये मूल्य नहीं मिल पा रही है किसानों की। और बहुत सारी अब आप चीज़ों को देख रहे हैं, झूमिंग कृषि का भी जो होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अगर एमएसपी आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो आपकी सरकार है, वो निर्धारित करती है एक प्राइस। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है धान की, ठीक है ना। अब ये जो धान फसल है, इसमें सरकार कह रही है कि इसकी जो प्रति क्विंटल प्राइस है 1000 मैं आपको दूंगा, लेकिन सरकार ये फिक्स नहीं करती है रेट, ठीक है। अगर ये सरकार फिक्स कर दे, जिसकी अभी कानून जो अभी जैसे कि अदर जो गवर्नमेंट है, मतलब कि अभी अपोजिशन में जो कांग्रेस सरकार अभी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन, क्या कह रही है कि अपना जो मैनिफेस्टो है, इसमें एमएसपी को क्या है, एकदम फिक्स यहाँ पे कानून बनाया जाएगा। एक फसल की जो भी प्राइस होनी चाहिए प्रति क्विंटल, ये फिक्स की जाएगी, और वो किसानों को मिलेगा। जिससे क्या है, किसान भी मोटिवेट होंगे, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पा रहे होंगे। तो एमएसपी जो है ये आपकी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, किसान को एक प्रकार से इनकरेज कर रहा है कि आप कृषि क्षेत्र में और अच्छा डेवलप कार्य करें। बहुत अब देख रहे हैं क्या कि धीरे धीरे जो जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है, किसान जगत के भाई बहन, अब वो क्या कृषि कार्य को छोड़ करके दूसरी ओर शिफ्ट कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे अब अगर एमएसपी लोगों को मिलना लगे, किसानों को, तो वो किसान जो होगा कृषि में और भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा, जिससे भारत के लिए अच्छा। तो ये सब बहुत समस्याएं हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज का डाटा भी आज आप अपने एग्जामिनेशन में मेंस में लिख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से आपको मैंने डाटा तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया में जो होता है, यानी भारत में जो फसलों का उत्पादन है, कुछ कैटेगरी वाइज चीज़ों को कंप्लीट करेंगे हम लोग, कैटेगरी में बांट करके। भारत में फसलों का उत्पादन, जैसे कि एक रवि फसल होती है, जैसे रवि क्रॉप्स कहेंगे इंग्लिश में। तो रवि क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो इसको कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा, यहाँ से इस प्रकार का सवाल बनता है। तो जो अक्टूबर से नवंबर का जो मंथ है, इसे क्या किया जाता है, बोया जाता है, सोन किया जाता है। और जो मार्च अप्रैल की जो महीना है, इसकी क्या होती है, कटाई होती है, यानी कि हार्वेस्टिंग होती है। अब एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ये कैसी फसल है, तो ये सिंचाई करने वाली फसल, मतलब सिंचाई से इसकी फसल मतलब इसका हम लोग उत्पादन करते हैं सिंचाई करके। और रबी फसल का एग्जाम्पल आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये तीनों पॉइंट देखिए, अभी जेपीएससी का पेपर खोल के चेक करिए, यहाँ से सवाल बना हुआ आपका। वीट है, बार्ले, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू, मस्टर्ड, सरसों एक्सेट्रा, ग्राम, पी और पोटैटो। देखिए डायरेक्ट आप नोट्स से सवाल को आप देख रहे हैं इस बार की जेपीएससी में, ठीक है ना। और ये इतिहास है हमारा, केवल जेपीएससी नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन हुए सवाल बने नोट से। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, एक डिजीज का नाम याद रखना आपको, करनाल बंट रोग, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहेंगे रोग को डिजीज, गेहूं की फसल से ये संबंधित है। आपको पूछा जाएगा करनाल बंट डिजीज जो रोग है संबंधित है धान, गेहूं, इस तरह से सवाल दे दिया जाएगा स्टेटमेंट में डाल करके। गेहूं की अगर बात की जाए तो करनाल बंट रोग मैंने बतला दिया आपको, ये सेकेंड मेजर फूड क्रॉप है, यानी दूसरी मुख्य खाद्य फसल है आपकी। इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में कहाँ, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में 1 नंबर में गेहूं आता है, पंजाब 2nd नंबर में, और मध्य प्रदेश 3rd नंबर में आता है गेहूं के उत्पादन में। ये पॉइंट एकदम याद रखना है। अब ये कम से कम आप इंडिया का तो याद करके रखेंगे ही रखेंगे। गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि की बात की जाए, वृद्धि के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हमने शुरुआत की थी। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैं दे पाऊँ यहाँ पे, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है ना, इन मैक्सिको, मैक्सिको में स्टार्ट किया गया था, नॉर्मन ई बोरलॉग इन मैक्सिको। मैक्सिको में हरित क्रांति किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, याद हो गया आपको। ये आखिर हरित क्रांति किस लिए लाया गया था, ये जो क्रांति आई थी, इन्होंने क्या किया था, हाई हिल्ड वैरायटी की जो सीड है, यानी कि बीज है, उच्च किस्म के बीज को तैयार किया गया इस क्रांति में। इसलिए नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति का,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने नोबेल प्राइज़ कंप्लीट कराया था तो इसमें आप ऐड ऑन कर लेंगे। यहाँ अगर मैंने लिखा है तो यहाँ नहीं लिखी गई है, कोई बात नहीं, यहाँ ऐड ऑन कर लीजिएगा आप। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था 2009 में, याद रखना है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा सेक्टर में? शांति के क्षेत्र में। कब मिला था? 2009 में। क्यों मिला था? यही हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। आखिर क्या है इस ग्रीन रेवोल्यूशन में? तो हाई हिल्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च किस्म के बीज को तैयार किया जाता था। मेनली हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो आप कहेंगे गेहूं से है। भारत में जो हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा MS स्वामीनाथन जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय हरित क्रांति के जनक है ये इंडिया में। दूसरा एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जो नॉर्मन ई बोरलॉग का जो बारे आपको मैंने बताया, एक पुरस्कार भी दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार के नाम से, ठीक है ना। बोरलॉग पुरस्कार के नाम से आपको ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इन्हीं के पुण्यतिथि में, यानी इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इन्हीं के मृत्यु के पुण्यतिथि में आपका ये बोरलॉग पुरस्कार भी शुरुआत की गई थी। तो देखिए एक एक पॉइंट को याद करके रखना है आपको। हमने ये बोला जो हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो आप कहेंगे गेहूं से है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने क्या किया था? हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति को जो स्टार्ट किया गया था, अगर मैक्सिको में अगर पूछ लिया जाए, विश्व के स्तर पर अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत में किसने स्टार्ट किया था? MS स्वामीनाथन ने शुरुआत किया था। इनको इसीलिए 2009 में क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में भी दिया गया। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कि बोरलॉग पुरस्कार इन्हीं के पुण्यतिथि में दी जाती है। अब कुछ डाटा और भी याद रखेंगे, हालांकि फाइनेंशियल ईयर में ये सब चीज़ें की जाती है और मैं करवा भी दूंगा मैराथन क्लास में, लेकिन यहाँ नोट करते चलते हैं। इंडिया में 1964 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था, ठीक है ना। और जस्ट इसके बाद 1965 में क्या हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, इंडो पाक वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान के बीच में वार हो गया था। इस कारण इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये पूरी तरह से क्या हो गया था? फेल हो गया था। एंड देन 1967 में, याद रखना भाई, ये जो 1967 की हम लोग जो बात करते हैं, 1966 से 1967 की जो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? प्लान हॉलीडे का। क्योंकि ये जो देखिए वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन जब होती है और दूसरा साथ के साथ सूखा पड़ जाना, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हुई थी कृषि क्षेत्र में बिल्कुल उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ था। और देन जो फिर आपकी हरित क्रांति जो स्टार्ट की गई थी, तो हरित क्रांति का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान भी रहा। मेन फसल क्या है हरित क्रांति से पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? गेहूं है। किसने स्टार्ट किया? विश्व क्षेत्र पे या मैक्सिको में जो स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? नॉर्मन ई बोरलॉग ने स्टार्ट किया था मैक्सिको में। इसके बाद आपको याद रखना भारत में स्वामीनाथन ने शुरुआत किया था, भारतीय हरित क्रांति के जनक। अगर आपके पॉइंट में लिखा हुआ रहेगा भारतीय हरित क्रांति के जनक और केवल रहेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन ई बोरलॉग लिखेंगे, और भारतीय हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। ये वही नॉर्मन ई बोरलॉग है जिनके पुण्यतिथि में बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। इनको 2009 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये जो हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि हरित क्रांति का मेन जो प्रभाव सबसे अधिक दिखा गया था पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी खास करके वेस्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। तो जिसके कारण ये जो गेहूं का उत्पादन इन सारे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन इसी की अपेक्षा हरित क्रांति का जो बहुत ही सर्वाधिक प्रभाव, जैसे कि देखिए हरित क्रांति का सबसे सर्वाधिक प्रभाव आपने देख लिया पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम दक्षिण की ओर बात करें तो वहाँ पे इस प्रकार से हरित क्रांति को इतना ज़्यादा मोटिवेट करके इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो गेहूं का उत्पादन कृषियों जो किसान थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, वो काफ़ी गेहूं के उत्पादन में सक्षम हुए, तो जिससे क्या वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हुए। लेकिन दक्षिण क्षेत्र में हरित क्रांति को उस प्रकार का प्रभाव नहीं देखा गया, जिसके कारण एक असमानता यहाँ पर क्या हुआ? उत्पन्न हुई दक्षिण और उत्तर में भारत में। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए हरित क्रांति का अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ये पूरे भारत में इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सवाल ये पूछा गया है किस राज्य में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के कारण उत्पादन हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस किस फसल का में पड़ा था? तो गेहूं में, चावल तथा तिलहन पर पड़ा है। ये सब पॉइंट याद रखना आपको। अगर एडवांटेज अगर पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या है, तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब लिमिटेशन क्या रही? तो नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो नॉर्थ इंडिया में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई हुआ, प्रोडक्शन बहुत अधिक हुई। लेकिन कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में जब बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ा ही नहीं, क्योंकि एक तो आपने देखा सुखाड़ पड़ा हुआ है, इधर इंडो पाकिस्तान के बीच में वार हो रखा है। हरित क्रांति को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, दक्षिण सेक्टर में इस तरह से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया,
जो किसान थे वहाँ पे गेहूं का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाया, ना चावल का उत्पादन अच्छे से होगा, ना तिलहन का उत्पादन हो पाया। तो जो किसान थे उनके बीच में क्या हुई, असमानताएं यहाँ पर उत्पन्न हो गई। क्लियर है भाई यहाँ पे चीजें। चलिए ये सब पार्ट यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पॉइंट रबी फसल से रिलेटेड, जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं खरीफ फसल, यानी कि खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है खरीफ क्रॉप से। तो खरीफ क्रॉप से अच्छा कुछ चीज़ें और भी आप देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारे लिमिटेशन, अगर आप पॉइंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं कुछ चीज़ डिस्कशन कर देते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, बहुत सारे फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हैं कि हाई हील्ड लेवल पे फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया गया था, यानी कि रासायनिक उर्वरता का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया, जिससे जो वहाँ की मिट्टी थी उसका जो उपजाऊपन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब एक जगह हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही खेती करने लगे, चावल का ही गेहूं का, तो जिससे जो वहाँ के मिट्टी की जो क्या हुआ था, देखिए अगर हम पर 2-2 3-3 महीना में फसलों को चेंज करके वहाँ पे खेती कर रहे होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं क्रॉप साइकिल या फिर कृषि चक्र, जिससे हम लोग हरित क्रांति के कारण ये कृषि चक्र का भी हमने प्रभावित किया। कैसे तो समझिएगा, पहले क्या हुआ था, सभी फसलों का उत्पादन बारी बारी से किया जाता था, जैसे गेहूं का हुआ, चावल का हुआ, तिलहन का हुआ, अरहर का, ये तरह से बारी बारी से सारी फसल का उत्पादन किया जाता था। लेकिन हरित क्रांति लागू होने से केवल गेहूं चावल में बहुत ज़्यादा क्या किया गया, उस पर ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, उस पर ज़्यादा ही हमने प्रोडक्शन किया, जिससे कृषि चक्र आपकी प्रभावित हुई। समझ में आ रहा ना, कृषि चक्र जो हर फसल को बारी बारी से हम लोग उगा रहे थे, जिससे वहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता थी वो बनी रहती थी। तो हम लोग एक ही फसल पे ज़्यादा ध्यान दिए, गेहूं में, चावल पे, जिसके कारण कृषि चक्र प्रभावित हुआ और फसलों को बारी बारी से उत्पादन ना करने से सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित थे ना, वो खत्म होते चले गए। और बारी बारी से खेती करने से क्या होते थे, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो बनी रहती थी, उनकी फर्टिलिटी या फिर कह सकते हैं उर्वर क्षमता वो बनी रहती थी। इसलिए इस प्रकार से आपका क्रॉप साइकिल भी इफेक्ट हुआ था इस हरित क्रांति से भी। तो ये सब पॉइंट आपका लिखने वाला है। खैर आगे चलते हैं, अब हम लोग खरीफ फसल यानी कि खरीफ क्रॉप से पॉइंट ऑफ व्यू, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नोट जो है काफी सफिशियंट है आपका। अब इसकी बुनाई कब जाती है, तो जून से जुलाई मंथ में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। कौन सी फसल की बात हो रही है, खरीफ फसल यानी कि खरीफ क्रॉप की बात हो रही है। रवि फसल का नाम आपको याद हो गया होगा, ये सारे आपको फसल भी याद आ गए होंगे कि क्या क्या है। वीट हो गया, बारले जो, बारले को जो बोलेंगे, चना ग्राम हो गया, मटर पी हो गया, आलू पोटैटो हो गया, मस्टर्ड एक्सेट्रा। अब खरीफ फसल की बात की जाए तो जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार हो गया, राइस हो गया, शुगर केन, गन्ना, कपास, तंबाकू, अरहर, रागी और जूट। मानसून ये फसल कैसी फसल है, तो मानसूनी फसल है। ये कैसी फसल हो जाएगी, सिंचाई से रिलेटेड फसल है, सिंचाई पर डिपेंडेंट फसल है आपका रबी क्रॉप। वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि होती है, वर्षा ऋतु में इसकी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है खरीफ फसल की, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हो गया आपका खरीफ फसल से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगला जो फसल है जायद की फसल, यानी कि जायद की फसल में आपको पूछा जाएगा इसकी बुआई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में। कटाई कब होती है, तो जून जुलाई में। एग्जाम्पल है इसका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां, करेला, कद्दू, कुकुम्बर। गर्मियों में जो आप खा रहे होते हैं ना, वही आपकी जायद फसल की ये सारे आपका यहाँ पे फसल आएगी। क्लियर है भाई। अब मेनली आपका जो रबी फसल है, ठीक है ना, आपकी जो रबी फसल है और जो खरीफ फसल है, इसके ही बीच में ये फसल का उत्पादन किया जाता है, जायद फसल की। आगे बात करते हैं, मेन फसल है जहां से आपके सवाल बनेंगे, राइस। राइस अगर बात किया जाए तो राइस से अगर आपका सवाल बनता है तो राइस में आपको क्या याद रखना है भाई, राइस में आपका याद रखना है ये क्या है, मेजर फूड क्रॉप है, यानी कि मुख्य खाद्य फसल है हमारा। वर्ल्ड लेवल पे चाइना है इसका प्रोडक्शन में, इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 1 नंबर में, उत्तर प्रदेश 2nd नंबर में, आंध्र प्रदेश 3rd नंबर में। गेहूं की बात की जाए तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वर्ल्ड में कहाँ, चाइना में। इंडिया में कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में 1st नंबर में, पंजाब 2nd नंबर में आता है, मध्य प्रदेश 3rd नंबर में आपकी आती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ 1-2 पॉइंट में अगर बतलाऊँ आपको यहाँ पे राइस से, देखिए राइस कैसा प्लांट है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा राइस आपका ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट आपको समझ में आ रहा, उष्ण पौधा, मतलब तापमान की आवश्यकता यहाँ पे होगी, यानी कि टेम्परेचर की भी आवश्यकता होगी और साथ के साथ यहाँ पर हल्की फुल्की पानी की भी आवश्यकता होती है, मतलब हल्की फुल्की पानी में भी आपका राइस उग जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा चाहिए। तो ये कैसा प्लांट है, तो ट्रॉपिकल प्लांट। देखिए बहुत अच्छे लेवल का सवाल ये सब बनता है। तो ट्रॉपिकल प्लांट होता है उष्ण पौधा। ट्रॉपिकल रीजन आपको समझ में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा वाला रोज, जहाँ पर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा यानी कि सूर्य परपेंडिकुलर पड़ता है, बहुत अधिक तापमान भी होता है और बहुत अधिक वहाँ वर्षा भी होती है, सदाबहार वन वगैरह यहीं मिलता है,
लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर याद करिए, मैंने करवाया कैप्सूल सीरीज में। उसी प्रकार ये जो राइस है आपका ट्रॉपिकल प्लांट होता है, आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। मतलब ये कि इसको तापमान, अच्छे तापमान इसको चाहिए, टेम्परेचर इसको चाहिए, गर्मी चाहिए, तभी जाकर राइस आपकी उगेगी। मेजर फूड क्रॉप, मुख्य खाद्य फसल है। प्रोडक्शन में मैंने बता दिया चाइना 1 नंबर है। इंडिया में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा पहला राज्य है, तो वेस्ट बंगाल है। वर्ल्ड लेवल पे पहला नंबर में इंडिया है, सेकंड में पहला में चाइना है और सेकंड में आपका इंडिया आता है वर्ल्ड लेवल में प्रोडक्शन में, विश्व स्तर पे। इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मैंने बता दिया वेस्ट बंगाल में। देखिए 3 फसलों का उत्पादन होता है। चलिए वेस्ट बंगाल को हटाइए, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट बंगाल वगैरह एग्जाम में वो पूछ सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल 1 नंबर में आता है राइस के उत्पादन में। अब देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल सबसे ज्यादा कहाँ, आपसे ऐसे भी सवाल पूछा गया है, प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर का मतलब क्या आपको समझ में आता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है आपका, ऐसे भी सवाल पूछा गया, प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का सबसे ज्यादा कहाँ होता, तो याद रखिएगा पंजाब में। ये पॉइंट आपका पूछा गया, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, मतलब ये कि कम से कम जगह पे, ठीक है ना, कम से कम जगह में चावल, यानी कि कम से आप इतने जगह में 1 क्विंटल चावल का उत्पादन कर रहे हैं और एक राज्य जो है इतना जगह में 1 क्विंटल का उत्पादन, तो पर हेक्टेयर क्या है, इसका कम है, तो ये 1 नंबर कंट्री राज्य में आएगा। यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल सबसे ज्यादा कहाँ, यानी कि कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन 1 नंबर में कौन है, पंजाब है। ये याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है, पंजाब अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर 1000 टन अगर प्रोडक्शन करती है, तो उसके पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा? इसके पास जो टोटल एरिया है, मान के चलते हैं कि कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट की अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी दूसरा स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया और ये आपका मान के चलते ही आपका पंजाब हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल के पास मान के चलते हैं 500 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया, और इसका जो प्रति हेक्टेयर क्या है, यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में इसकी जो क्षमता है 1000 टन गेहूं उत्पादन करने का। पंजाब के पास अगर मान के चलते हैं जो एरिया है, कितना हो सकता है एरिया, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 800 किलोमीटर स्क्वायर इनके पास एरिया है, ठीक है। और इसका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने की क्षमता कितना है, 900 टन है। तो ये कितना उत्पादन करेगा, 8 9 72,000, ठीक है ना, 72,000 टन प्रोडक्शन करेगा। तो समझिए ये एरिया इसके पास ज़्यादा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर टन उत्पादन इसका कितना है, 900 टन है। और ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना कर रहा है, 1000 टन। देखिए बहुत डिटेल करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब मेंस का पार्ट में आपको काफ़ी काम आएगा। यहाँ बस मैं ये आपको समझा दूँ कि मेन समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर के बारे में, प्रति हेक्टेयर के बारे में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बारे में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहने का मतलब क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, कम से कम जगह में आप चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, सिंपल सी भाषा में। जैसे अपन को मैंने एग्जाम दिया एक पंजाब का और एक आपको एग्जाम दिया वेस्ट बंगाल का। पंजाब के पास एरिया है 500 किलोमीटर स्क्वायर और इसके पास मैं मान के चल रहा हूँ 800 किलोमीटर स्क्वायर इसके पास एरिया है, ठीक है, एरिया है। और इसकी जो क्षमता है प्रति हेक्टेयर कितनी है, तो 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये 1000 टन प्रोडक्शन करता है, 1000 टन प्रोडक्शन करता है। और ये 100 किलोमीटर स्क्वायर में 900 टन क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। क्लियर है भाई, राइस का उत्पादन 900 टन कर रहा है। तो इसके पास 100 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 टन की कैपेसिटी है, तो 500 किलोमीटर स्क्वायर में ये कितना उत्पादन करेगा, 5000 टन पूरा उत्पादन करेगा। अब इसके पास कैपेसिटी कितनी है एरिया की, 800 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 8 नमा ये कितना करेगा, 7200 टन प्रोडक्शन करेगा। तो देखिए ये 500 किलोमीटर में 5000 टन प्रोडक्शन कर रहा है, ये 800 किलोमीटर में केवल 7200 ही टन प्रोडक्शन कर पा रही है। तो ये है प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि चावल का केस में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, तो पंजाब में होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका है वीट का मैंने बता दिया, मेज मक्का, मक्का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मक्का के बारे में अगर बात किया जाए तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसकी प्रोडक्शन पूछी जा सकती है। तो प्रोडक्शन में याद रखिएगा विश्व स्तर पे फर्स्ट में कहाँ, तो यूएसए में, इंडिया में कहाँ, तो कर्नाटक में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरी मुख्य खाद्य फसल है, पहली मुख्य खाद्य फसल आपको क्लियर हो गया, मैंने बता दिया है। ये दूसरी मुख्य खाद्य फसल है आपकी। मेन जो फूड क्रॉप मैंने क्या बताया, पहली मुख्य खाद्य फसल में आपका राइस बताया है। अगला शुगर केन यानी कि गन्ना। शुगर केन और गन्ना की अगर बात की जाए तो इसकी जो प्रोडक्शन है, ये शुगर केन और गन्ना पूरे साल इसकी उत्पादन की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। इसके प्रोडक्शन विश्व स्तर पर वर्ल्ड में ब्राजील 1 नंबर पे आता है और इंडिया में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आती है, ठीक है।
इंडिया में शुगर मिल चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो महाराष्ट्र में है। इसका प्रयोग क्या जाता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी होता है, शुगर प्रोडक्शन, ठीक है ना, चीनी बनाने में भी। चलिए ये सब चीज़ें पॉइंट आप याद करते चलेंगे। अगला है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्शन पूछ लिया जाए विश्व स्तर पर वर्ल्ड में कहाँ, तो ब्राज़ील में 1 नंबर आता है। ब्राज़ील में काफ़ी बगान, मतलब जो कॉफ़ी बगान है ना उसको क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। जो कॉफ़ी बगान है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और यही इंडिया में पूछ लिया जाए तो कर्नाटका है, उसके बाद केरला है, उसके बाद तमिलनाडु में है। इंडिया में जो कॉफ़ी का जो टाइप्स है अरेबिका और रोबस्टा, तो आपसे पूछा जाता है अरेबिका रोबस्टा किसका टाइप है, तो कॉफ़ी का टाइप है। रोबस्टा वैरायटी का उत्पादन होता है, ठीक है ना। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल का टाइप है, तो कॉफ़ी का। तो कंफ्यूज नहीं होना इससे कि क्या है ये चीज़ें, ये आपका कॉफ़ी का ही एक टाइप है। अगला है मिलेट यानी कि बाजरा। बाजरा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको घुमा के पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता यानी कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। दूसरी बात, सबसे कम मैंने बतलाया जल कहाँ किसको चाहिए, तो आपको चावल को चाहिए। इसको ट्रॉपिक रीजन का क्षेत्र का प्लांट कहा जाता है, ट्रॉपिकल प्लांट कहा जाता है, जिसको तापमान अधिक चाहिए होता है चावल को। तो प्रोडक्शन इसका वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेट बाजरा किसका कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ, तो राजस्थान में। दूसरा नाइजर में, और तीसरा चाइना में। अब बोलिएगा राजस्थान में वर्षा, तो भाई देखिए वर्षा इनको होना चाहिए तभी जाके बाजरा का उत्पादन होगा। जल इनको काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। राजस्थान में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेट का, बाजरा का, ठीक है भाई। जल की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर इसको चाहिए। यूज एज हम लोग फूड क्रॉप की तरह खाद्य फसल के रूप में इसका उपयोग करते हैं, बाजरा का भी। आगे अगला आता है आपका चाय। चाय का अगर बात किया जाए तो प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे पता है आपको चाइना में है, और इंडिया में आपको पता होना चाहिए असम में पहला नंबर में, वेस्ट बंगाल, देन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। मस्टर्ड सरसों की बात की जाए तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में पूछा जाएगा तो कनाडा 1 नंबर पर आता है। इंडिया में कहाँ, तो राजस्थान 1 नंबर पे आता है। किसका, मस्टर्ड यानी कि सरसों का। अगला आपका फसल है जूट। जूट की बात की जाए जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड लेवल में कहाँ, तो इंडिया में 1 नंबर पे आता है। और वेस्ट बंगाल, इंडिया में कहाँ, तो वेस्ट बंगाल। तो जूट का, और एक आपको याद रखना है बाजरा, वर्ल्ड में इंडिया आता है, बाजरा कहाँ, तो राजस्थान में, जूट कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में। जूट को अलग अदर नाम से हम लोग जो जानते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार पूछा गया सवाल है। पीनट की बात करेंगे यानी कि मूंगफली। मूंगफली की अगर प्रोडक्शन पूछ ली जाए तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ, वर्ल्ड लेवल पे चाइना 1 नंबर पे आता है, और इंडिया में कहाँ, तो गुजरात 1 नंबर में। कॉटन कपास की अगर बात की जाए तो कॉटन कपास की अगर हम जब बात करते हैं तो ये एक ऐसी फसल है, तो नकदी फसल है जिसका उद्देश्य क्या है, मेन हमें पैसा कमाना होता है। इसकी प्रोडक्शन कहाँ, वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा 1 नंबर में, इंडिया में कहाँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र में। टोबैको तंबाकू की बात की जाती है, इसकी प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ, तो चाइना 1 नंबर पे, इंडिया में कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। पोटैटो आलू की बात की जाए तो इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, वर्ल्ड में तो चाइना में होता है, और इसके बाद इंडिया में कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। देखिए 2 प्रकार से पूछेगा, एक विश्व स्तर पे उत्पादन पूछ सकता है और एक इंडिया लेवल पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया लेवल पे आप याद करिएगा, लेकिन जेपीएससी सीडीपी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसलिए वर्ल्ड लेवल के रिस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका रबड़। रबड़ से अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ, तो थाईलैंड में होता है 1 नंबर में, और इंडिया में कहाँ, तो केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। केरल राज्य में ये देखिए इलायची, काली मिर्च, नारियल का उत्पादन भी फर्स्ट पोजीशन में, ये भी याद रखिएगा। रबड़ के अलावे इलायची, काली मिर्च और नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी याद रखिएगा, रेशम कीट पालन ये सब पूछ लिया जाता है। सेरीकल्चर है, पिशिकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब मछली का पालन या उत्पादन, या बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर, या वन संवर्धन यानी कि सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, अंगूर की खेती को विटिकल्चर। ये सब एग्जाम का पूछा गया सवाल है कि रेशम कीट पालन जो किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मछली उत्पादन या मछली का पालन किसका संबंध है, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, इस तरह से। भारत में लाख, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो लाख है इसका उत्पादन सबसे उत्पादन अधिक झारखंड में होता है। झारखंड संबंधित एग्जाम में बैठ रहे तो ये पॉइंट याद रखिएगा, झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन लाख का होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे होप शो कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। असल यहाँ पे शायद अगर मैंने पल्सेस दाल के बारे नहीं बताया तो ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, चलिए कोई नहीं। जैसे कि ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पल्सेस, ठीक है, यानी कि दाल। अब देखिए दाल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। दाल से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला तो याद रखना है कि प्रोटीन रिच क्रॉप है आपका ये, ठीक है ना, प्रोटीन रिच, प्रोटीन युक्त आपका, सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त आपका ये फसल है। दूसरा इसका प्रोडक्शन, देखिए इसकी जो प्रोडक्शन की बात की जाती है इसको आप रबी क्रॉप के तहत भी रखते हैं और खरीफ फसल के तहत भी रखते हैं।
सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका इंडिया में ही होता है, याद रखना है आपको। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है भी है, यानी कि हम लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं खाने में। इस कारण वर्ल्ड लेवल पे, इस कारण हमें देखिए पॉइंट याद रखना भाई, सबसे ज़्यादा हमने कहा कि इसके उत्पादन भी होती है, लेकिन सबसे महंगे भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा खपत करते हैं, इतना खपत करते हैं कि हमें बाद में एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है ना, माफ़ करिएगा, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और वर्ल्ड लेवल में पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, तो आप क्या कहेंगे? इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फसलों के वर्गीकरण से भी आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए बहुत तरह के टाइप के फसल होते हैं, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप होता है। प्लांटेशन क्रॉप देखिए, अब मैंने जो जो यहाँ पे फसल कला है ना, यहाँ पे इसको नोट डाउन करते चाहिएगा। प्लांटेशन क्रॉप यानी कि बगान फसल, जैसे कि आपका टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, फ्लावर आ गया, फ्रूट आ गया, ये सभी आपका प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा भी पूछा जाएगा टी का संबंध है ट्रॉपिकल प्लांट से, प्लांटेशन क्रॉप से, ऑयल सीड से, या फिर कैश क्रॉप से। तो आप याद रखिएगा प्लांटेशन क्रॉप से। एक अभी मैंने नाम लिया कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कहने का मतलब क्या है? प्रोड्यूस एज इकोनॉमिक सोर्स, यानी कि आर्थिक स्रोत के उद्देश्य, मतलब हम उसको क्या करेंगे? मेनली बेचने के लिए उत्पादन करेंगे। जैसे कि नकदी फसल आप इसको हिंदी में कहते हैं, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कॉटन हो गया, पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, शुगर केन और जूट। इसका उत्पादन बहुत ही अधिक अमाउंट में हम लोग करते हैं, और खास क्या करते हैं हम लोग? इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर? क्या करते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद एक याद रखना है, खाद्यान्न फसल भी हम लोग कहते हैं, जिसको फूड क्रॉप, मतलब मेनली खाने के लिए, भोजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यूटिलाइज इन फूड। जैसे आपका वीट हो गया, इसके बाद आपका राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मिलेट हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन बनेंगे देखने को। चलिए भाई, ये आपका एग्रीकल्चर का पूरा पार्ट खत्म हो गया। नोट्स का पार्ट के अलावा मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी करवाए हैं, वो भी याद रखिएगा। प्रति हेक्टेयर वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। ये जो मैंने टाइप्स बतलाए हैं, पल्सेस दार के बारे में मैंने चीज़ें आपको करवा दी है, ये आपको इतना पार्ट करके जाना है, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है आपका जेपीएससी सीडीपीओ में यहीं से, हालांकि जेपीएससी में भी यहीं से काम हो गया था, यहीं से हो भी जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि कंटेंट वगैरह लेना चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे कंटेंट लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।